नमस्कार, मैट्रिक पर आपका स्वागत है। प्राचीन भारत के इतिहास के लिए घटना चक्र की जो सीरीज स्टार्ट की गई थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज वैदिक काल से जुड़ी हुई दूसरे क्लास पर बात करेंगे। वैदिक काल का एक क्लास हो चुका है और आज उससे जुड़ा हुआ दूसरा क्लास है। वैदिक काल अर्थात इसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को पढ़ना है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न देते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। इसका मतलब हुआ कि आरंभिक जो वैदिक साहित्य है, इसमें सबसे अधिक किस नदी का वर्णन किया गया है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है सिंधु नदी, ऑप्शन बी है सुतुर्दी, ऑप्शन सी है सरस्वती और ऑप्शन डी है गंगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिंधु नदी। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। ऋग्वैदिक काल में सबसे अधिक महत्व सिंधु नदी का था। इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। अतः सर्वाधिक जो वर्णित है वो किस नदी के बारे में है, तो सिंधु नदी के बारे में वर्णन किया गया है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी भी कहा गया है। क्वेश्चन पूछेगा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदियों के साथ की जाती है? इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है ब्यास नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी चेनाब नदी और ऑप्शन डी झेलम नदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चेनाब नदी। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है, अतः विकल्प सी सही होगा। चेनाब नदी का ही प्राचीन नाम था अस्किनी, अतः जो अस्किनी नदी है इसी का नाम है भी चेनाब नदी। अगला प्रश्न लेते हैं, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? किस नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी। अस्किनी का मतलब चेनाब। तो ऑप्शन बी है परुसनी, ऑप्शन सी है कुब्भा और कुरमू, ऑप्शन डी है बिपाशा और सुतुद्री। तो किस नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुब्भा और कुरमू। आगे देखिए, ऋग्वेद में उल्लिखित कुब्भा अर्थात काबुल और कुरमू अर्थात कुरम, गोमती एवं सुवास्तु नदियां अफगानिस्तान में बहती थी। कौन कौन? 4 नदी है, कुब्भा नदी, कुरमू नदी, गोमती नदी और सुवास्तु नदी अफगानिस्तान में बहती थी। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। कैसे पता चलता है कि नदियों के साथ कि आर्यों का संबंध अफगानिस्तान के साथ था? क्योंकि जो 4 नदी है काबुल, गोमती, कुरमू और स्वास्तु, यह चारों नदियां अफगानिस्तान में बहती हैं और इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, यानी आर्यों के ग्रंथ में किया गया है। इससे जानकारी मिलती है कि इन आर्यों का अफगानिस्तान के साथ एक गहन संबंध था। अब अगला प्रश्न देते हैं, वैदिक नदी कुब्भा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी जिसका नाम है कुब्भा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में? तो इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान में, क्योंकि कुब्भा नदी कहाँ बहती है? तो यह अफगानिस्तान में बहती है। तो इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान। अब अगले प्रश्न को लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। वैदिक नदियां और आधुनिक नाम, यानी कि नदी का नाम दिया हुआ है जो कि प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। तो कुब्भा किस नदी का आधुनिक नाम है? कुब्भा किस नदी का आधुनिक नाम है? तो कुब्भा काबुल नदी का आधुनिक नाम है। कुब्भा किस नदी को कहा जाता है? अभी काबुल नदी को। परुसनी किस नदी को कहा जाता है? रावी नदी को। सदानीरा किस नदी को कहा जाता है? तो गंडक को। और सुतुर्दी या सतुर्दी किस नदी को कहा जाता है? तो सतलज को। याद कैसे रखना है
कुब्भा काबुल दोनों का से मिल रहा है, तो कुब्भा काबुल, काबुल नदी का ही प्राचीन नाम था कुब्भा। रावी का नाम था परुसनी, गंडक का नाम है सदानीरा और सतलज का नाम है सुदुर्दी या सतुर्दी। तो सा से मिल रहा है, ऊपर क से मिल रहा है। कुब्भा काबुल, सतुर्दी और सतुर्दी जो कि सतलज से है, सदानीरा जो कि गंडक है और परुसनी रावी से है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कुब्भा किससे मिल रहा है, तो कुब्भा काबुल से मिल रहा है। परुसनी किससे मिल रहा है, तो परुसनी रावी से मिल रहा है। सदानीरा गंडक से मिल रहा है और सतुर्दी सतलज से मिल रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टक वेदोत्तर काल में प्रचलित थी? चतुष्टर वेदोत्तर काल में प्रचलित थी कौन सी प्रथा? इसमें ऑप्शन ए है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऑप्शन बी है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऑप्शन सी है ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, ऑप्शन डी है इंद्र सूर्य रुद्र और मरुत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए और सी दोनों। अब देखिए दोनों कैसे सही है। देखिए यहाँ बात कर रहा है कि चतुष्टक वेदोत्तर यानी कि ऋग्वैदिक काल के बाद का बात है। तो यहाँ दिया हुआ है कि चारों पुरुषार्थ अर्थात अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद में आई। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था जो कि ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ। आश्रम वेदोत्तर का मतलब हुआ उसी प्रकार कह रहा है कि आश्रम व्यवस्था की जो उत्पत्ति हुई वह श्रम धातु से हुई। इसका मतलब क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित थी? तो यहाँ दो प्रथा प्रचलित था। पहला अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष और दूसरा था ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए और सी दोनों। अगला प्रश्न लेते हैं। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना था। ऑप्शन बी है रीत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलाप को संचालित करता था। कौन सा सही है नहीं है उसी को चुनना है। तो इसमें दोनों ही सही है। ऑप्शन वन जो दिया हुआ है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, तो एकदम सही लिखा हुआ है। और दूसरे नंबर में दिया है कि रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ऑप्शन बी भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा दोनों, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? जो अभी बार बार हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं रीत, इस रीत का मतलब क्या है? मानवीय नियम, कृत्रिम नियम, सामाजिक नियम या प्राकृतिक नियम? तो इस रीत का मतलब होता है प्राकृतिक नियम। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द रीत मिलता है और इस रीत का मतलब होता है जो प्राकृतिक के नियम है उसी को कहते हैं रीत का नियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? अग्नि, बृहस्पति, घोष या इंद्र? तो बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। क्वेश्चन है कि वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ऑप्शन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो इसका सही आंसर होगा
लोपामुद्रा। इसका सही आंसर क्या होगा? लोपामुद्रा। देखिए, वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख किया जाता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जिसमें नाम था यथा, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा थी कौन? तो लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। लोपामुद्रा कौन थी? अगस्त ऋषि की पत्नी थी। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो इसका सही आंसर होगा लोपामुद्रा, जो कि अगस्त ऋषि की पत्नी थी। अगला प्रश्न लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग कहाँ होता था? तो आभूषण के लिए, जबकि परवर्ती का मतलब उसके बाद, यानी कि परवर्ती काल में इसका प्रयोग किस चीज़ में हुआ? तो परवर्ती काल में इसका प्रयोग सिक्का के रूप में हुआ। यहाँ स्वर्ण सिक्के को निष्क कहा जाता था। तो वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग ने आने वाले सिक्कों के व्यापार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। क्या क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग किस रूप में हुआ? तो इसका प्रयोग एक सिक्का के रूप में हुआ। और इस प्रयोग का कह रहा है कि उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, अर्थात सिक्का के रूप में इसका प्रयोग हुआ। सोने के सिक्के को परवर्ती काल में निष्क कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ऋग्वैदिक काल में निष्क गला का आभूषण था। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का भी एक माध्यम भी था। अगला प्रश्न है, वैदिक प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। निशाका या निष्क एक ही होता है, तो निशाका दे या निष्क दे दोनों का मतलब होता है स्वर्ण आभूषण। अगला प्रश्न है, बोगोज-गोई महत्वपूर्ण है। बोगोज-गोई क्यों महत्वपूर्ण है? यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। बोगोज-गोई के बारे में लिखा हुआ है कि यह मध्य एशिया तथा तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। दूसरा है, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामों उल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन सी, वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामों का उल्लेख मिलता है। और इस अभिलेख का नाम क्या है? बोगोज-कोई अभिलेख। और ये बोगोज-कोई अभिलेख था किसका? तो एशिया माइनर स्थित बोगोज-गोई से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, नास्तिक का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो इसका सही आंसर होगा बोगोज-कोई अभिलेख। अगला प्रश्न है, 14वीं शती ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं के वर्णन प्राप्त हुआ है, कौन सा अभिलेख? बोगोज-कोई अभिलेख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक यह मत इतिहासकारों ने मान्य नहीं किया है। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में बताया था? तो आर्यों के आदि देश के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने बताया था। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।